चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। तो डूरंड कप की बात कर लेंगे, किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप किस खेल बोला जा रहा है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल से हो जाएगा। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल से है। तो वही हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा, दंती दुर्ग हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, दंती दुर्ग थे। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है। तो उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 226 के तहत रीट जारी करता है। और 32 में क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसी को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। किसने कहा था, ठाकुरदास मारकर ने इसके संविधान की आत्मा कहा था। बोला जा रहा है उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है, तो 226 के तहत का जारी करता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 4 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है डागर बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है। तो डागर बैंक की बात कर लेंगे तो किसके लिए प्रसिद्ध है, मछली के लिए प्रसिद्ध है। बोला जा रहा है डागर बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है, मछली के लिए प्रसिद्ध है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में आधुनिक भारत के मनु किसे कहा जाता है। तो आधुनिक भारत के मनु की बात कर लेंगे, किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। बोला जा रहा है आधुनिक भारत के मनु किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में है किताब उल हिंद के लेखक कौन है। किताब उल हिंद के लेखक की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा, अल बरूनी हो जाएगा। किताब उल हिंद के लेखक कौन है, अल बरूनी है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में बोला जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं ओडिशा की दीवानी कब प्राप्त हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं ओडिशा की दीवानी कब प्राप्त हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1765 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। बोला जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं ओडिशा की दीवानी कब प्राप्त हुई, 1765 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन है। तो विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटाकामा हो जाएगा। विश्व का सबसे शुद्ध रेगिस्तान कौन है, अटाकामा है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में है एटलस पर्वत किस महाद्वीप पर स्थित है। एटलस पर्वत की बात कर लेंगे, किस महाद्वीप पर स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है। बोला जा रहा है एटलस पर्वत किस महाद्वीप पर स्थित है, तो अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में वुड स्प्रिट किसे कहा जाता है। वुड स्प्रिट की बात कर लेंगे, किसे कहा जाता है, मेथनॉल कहा जाता है। मेथनॉल को वुड स्प्रिट कहा जाता है। वुड स्प्रिट किसे कहा जाता है, मेथनॉल को कहा जाता है। तो वही हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 में है किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 में है कि गड़जत की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। बोला जा रहा है गड़जत की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा में स्थित है, ओडिशा राज्य में स्थित है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 13 में बोला जा रहा है ताइवान को मेनलैंड चीन में कौन सी संधि अलग करती है। बोला जा रहा है ताइवान को मेनलैंड चीन से कौन सी जल संधि अलग करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फार्मोसा जल संधि अलग करती है। बोला जा रहा है ताइवान को मेनलैंड चीन से कौन सी जल संधि अलग करती है, फार्मोसा जल संधि अलग करती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 14 में तुलनात्मक लागत का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो तुलनात्मक लागत का सिद्धांत प्रतिपादन की बात कर लेंगे तो किसने किया था, डेविस रिकार्डो ने किया था। डेविस रिकार्डो ने किया था। बोला जा रहा है तुलनात्मक लागत का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, डेविड रिकार्डो ने किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेंगे यदि, तो प्रश्न नंबर 15 में है वाल्टिंग टेबल का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो वाल्टिंग टेबल का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिम्नास्टिक किया जाता है, जिम्नास्टिक। बोला जा रहा है वाल्टिंग टेबल का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो जिम्नास्टिक में किया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 16 में है भारत की पहली औद्योगिक नीति कब बनाई गई। भारत की पहली औद्योगिक नीति की बात कर लेंगे, कब बनाई गई थी,
इसका सही आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी में बनाई गई थी। बोला जा रहा है भारत में पहली औद्योगिक नीति कब बनाई गई, तो कब बनाई गई थी 1948 ईस्वी में बनाई गई थी। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 17 में थांग टा किस राज्य की मार्शल आर्ट शैली है, तो थांग टा किस राज्य की मार्शल आर्ट शैली है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। थांग टा किस राज्य की मार्शल आर्ट शैली हो जाएगा, तो मणिपुर क्या हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ढाका शहर किस नदी के किनारे स्थित है। ढाका शहर की बात कर लेंगे, किस नदी के किनारे स्थित है, ये बूढ़ी गंगा नदी के किनारे स्थित है। बोला जा रहा है ढाका शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो बूढ़ी गंगा के नदी के किनारे ढाका शहर स्थित है। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में बोला जा रहा है मुगल बादशाह अकबर ने इबादत खाना कहाँ पर स्थापित करवाया था। बोला जा रहा है मुगल बादशाह अकबर ने इबादत खाना कहाँ पर स्थापित किया या फिर करवाया था, कहाँ पर करवाया था, इसका सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में करवाया था। बोला जा रहा है मुगल बादशाह अकबर ने इबादत खाना कहाँ पर स्थापित करवाया था, तो फतेहपुर सीकरी में करवाया था। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 में अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किसने किया था, तो अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की बात कर लें किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिथगो ने किया था, लिथगो ने किया था। बोला जा रहा है अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किसने किया था, लॉर्ड लिथगो ने किया था। वही हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अवशेष कहाँ पर है, तो ये तो भागलपुर में हो जाएगा। और किसने बनवाया था, ये धर्मपाल ने बनवाया था। और नष्ट किसने करवाया था, बख्तियार खिलजी ने करवाया था। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो बेरिलियम की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4 होता है। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 10, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, लोहा 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, तंबाकू 29, जिंक 30 होता है। यानी कि 30 तक आप लोगों को लगभग याद रखना है। तो बोला जा रहा है बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4 होता है। हीलियम होता है 2, लिथियम होता है 3, हाइड्रोजन होता है 1। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 23 में है, बोला जा रहा है मद्रास एवं बॉम्बे को विविधाई शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस एक्ट के द्वारा पारित किया गया, किस एक्ट के द्वारा पारित किया गया था, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा पारित किया गया था। बोला जा रहा है मद्रास एवं बॉम्बे की विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस एक्ट के द्वारा पारित किया गया, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा पारित किया गया था। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 24 में बोला जा रहा है पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। बोला जा रहा है पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो किस में आता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास में आता है। बोला जा रहा है पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, मद्रास के क्षेत्र में आता है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 25 में महरौली का लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है, तो महरौली के लौह स्तंभ की बात कर लेंगे तो कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। महरौली का लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 में है कि अलाई दरवाज़ा को किसने बनवाया था, तो अलाई दरवाजे की बात कर लेंगे तो किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। बोला जा रहा है अलाई दरवाज़ा को किसने बनवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 27 में है फिनॉन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो फिनॉन के रासायनिक सूत्र की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, C6H5OH हो जाएगा। फिनॉन का रासायनिक सूत्र की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, C6H5OH हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 28 में बोला जा रहा है स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है। बोला जा रहा है स्वर्ण क्रांति का उत्पादन बोला जा रहा है स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका क्या बोलते हैं, स्वर्ण क्रांति का उत्पादन बोला जा रहा है ना, तो ये हो जाना चाहिए स्वर्ण क्रांति ये स्वर्ण क्रांति सुनहरे कलर का, अच्छा हाँ ये क्या बोलते हैं उसको, हाँ शहद उत्पादन से हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति की बात कर लेंगे तो शहद उत्पादन हो जाएगा। स्वर्ण यानी सोने कलर यानी शहद हो जाएगा, शहद। स्वर्ण क्रांति
किसके उत्पादन से संबंधित है? शहद के उत्पादन के संबंधित है। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 29 में बोला जा रहा है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? बोला जा रहा है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा में किया जाता है। बोला जा रहा है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? ओडिशा में किया जाता है। तो वही हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो मालविका अग्निमित्रम के लेखक की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा? कालिदास है। मालविका अग्निमित्र के लेखक कौन है? कालिदास हो जाएगा। मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? कालिदास। तो टोटल 30 प्रश्न ही चलता है एक सेट में, तो आज का सेट ये ख़त्म हुआ लगभग।